नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के 2020 के सभी पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ में हम देखेंगे किस तरीके से जो है आप क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हो और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके क्वेश्चन को आप जो है ईजिली बना सकते हो दोस्तों। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है पर्सन्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या क्या लिखा है। थर्ड जेंडर कैटेगरी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट दिस इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि थर्ड जेंडर कैटेगरी जो है, जो हम ट्रांसजेंडर इसको हम बोला जाता है, उसके अगेंस्ट स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन से दो आर्टिकल हैं इन चार ऑप्शंस में से जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि भाई थर्ड जेंडर को जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए, जो कि है आपका आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। फिर है आपका आर्टिकल 16 एंड 21। फिर है आपका आर्टिकल 14 एंड 21 और फिर है आपका आर्टिकल 19 एंड 32। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 14 देखिए। आर्टिकल 14 जो है आपका वो क्या बोलता है। आर्टिकल 14 जो है आपकी गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो वहां पे पर्सन का जो मेंशन है, तो इस पर्सन के अंदर जो है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या फिर जो भी आपका एलजीबीटी के कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो सब जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है डेफिनेटली सपोर्ट करता है इस चीज को कि भाई स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है थर्ड जेंडर कैटेगरी को, यानी कि जिस भी ऑप्शन में आर्टिकल 14 होगा वो इसका आंसर 100% होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आर्टिकल 14 आपका है। या तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा या इसका आंसर जो है सी ऑप्शन होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो कि आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 दोस्तों क्या बताता है हमें। आर्टिकल 19 बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। ये हमको आर्टिकल 19 बताता है, लेकिन ये डायरेक्टली जो है इसका कोई लेना देना नहीं है थर्ड जेंडर कैटेगरी को। डायरेक्टली जो है ये अफेक्ट नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 19 का जो ऑप्शन जो है वो रेलेवेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 जो है आपका वो क्या बोलता है। आर्टिकल 16 प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स बट इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि आपके साथ जो है जेंडर के बेसिस पे जो है भेदभाव हो सकता है। ये आर्टिकल 16 आपको जो है बोल रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, लेकिन उसका मतलब ये निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है 10, जिसके अंदर फीमेल ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए वैकेंसी निकली है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना जेंडर के बेसिस पे कि मेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 16 जो है ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट आप इजिली इसको कर सकते हो, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। रीजन बीइंग आर्टिकल 16 जो है वो थर्ड जेंडर कैटेगरी के अगेंस्ट जो है एक डिस्क्रिमिनेशन है, आप इसको मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। अब देखिए राइट टू लाइफ जो है वो सबका अधिकार है, चाहे वो आपका मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या कोई भी व्यक्ति है, उसको जीने का अधिकार तो दोस्तों हमेशा दिया ही गया है। ठीक है, यानी कि आपके आंसर के अंदर 21 भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है दोनों जो है आपके सी ऑप्शन के अंदर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। या तो आंसर आपका ए होगा या आपका आंसर सी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। आर्टिकल 19 हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताता है थर्ड जेंडर कैटेगरी के बारे में दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो इंडियन फेडरल सिस्टम के जो है इसमें से कौन कौन से एग्जांपल हैं वो आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ड्यूअल सिटीजनशिप क्या इंडिया में अवेलेबल है? नहीं, ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप जो है आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगी। यूएसए इज लाइक ये पूरा कंट्री है, इसकी एक सिटीजनशिप है आपकी यूएस की सिटीजनशिप। इसके अंदर फिर छोटे छोटे आपके स्टेट है, जैसे इंडिया के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ऐसे स्टेट है ना, यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, जैसे टेक्सास है, वाशिंगटन है, उसके बाद आपका कैलिफोर्निया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरी कंट्री की एक अलग से सिटीजनशिप है और स्टेट्स के अलग से सिटीजनशिप है, बल्कि इंडिया में जो है ये चीज नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नहीं, स्टेट की जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि भाई स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होगी।
अगर बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती तो आपके 28 स्टेट है, इक्वल टू होता अगर तो आपके मान लीजिए 28 स्टेट है और 250 की जो है स्ट्रेंथ है, तो समवेयर अराउंड आप देखोगे इसमें हर स्टेट की जो है 10 सीटों के आसपास जो है इसमें से 10 या 9 सीटें होती इक्वल अगर होती तो। लेकिन हरियाणा में यहाँ पे जो है आप देखोगे राज्यसभा में 5 ही सीट है, दूसरा जो बड़े स्टेट है जैसे यूपी वगैरह है उसमें कम से कम 15-20 तो होंगे एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ इतनी सीटें हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा जो है आपका, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सन बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर स्टेट लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्टेट्स के पावर सिर्फ इतनी पावर दी गई है कि स्टेट जो है ऑल इंडिया सर्विस जो कि आपकी आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनके जो भी मेंबर्स हैं इनको जो है एक जगह से बदल के दूसरी जगह लगा सकते हैं, इनका ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इनको रिमूव करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन दोस्तों, अनलाइक इन द यूएसए देयर इज नो ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट सही कैसे है, वो मैं बताता हूँ कैसे है। इंडिया के अंदर जो है यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके जो हेड हैं वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे फिर आपका हाई कोर्ट आता है, फिर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपके अलग अलग स्टेट्स में आपको जो जिलों में कोर्ट देखने को मिलती है, इस तरीके से है। लेकिन यूएसए में इसका अपोजिट क्या है, जैसे कि मैंने बताया सिटीजनशिप का मामला, यूएसए की एक पूरी कंट्री का जो एक फेडरल कोर्ट अलग है और हर स्टेट का एक जो है बड़ा कोर्ट अलग है, तो ये जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्रोसीजर टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, रीजन बीइंग इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को जो है सोल्व कर पाओगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एट लीस्ट 100 मेंबर ऑफ द लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज डिलीवर्ड एट टू द स्पीकर और द चेयरमैन। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सी है, नेक्स्ट है आपका, द मोशन इज टू बी टेकन अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय अ कमिटी कंप्राइजिंग 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे लोचा है दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका 2 सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे, 1 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे यहाँ पे एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे दोस्तों, ठीक है, और एक आपके डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये मिसिंग है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है। तो यही इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अरेंज करने अलग अलग केसेस है, देखिए अभी केसेस जो है इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल के जो सीएपीएफ जो लास्ट हुआ था, सीएपीएफ 2023, उसके बाद आपका सीडीएस 2023 और 21 दोनों, सॉरी 23 के जितने भी सीडीएस हुए हैं 1 एंड 2, एनडीए का आपका एग्जाम हुआ है, ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, इन सब के अंदर जो है केसेस के बारे में काफी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में एक एक या दो दो क्वेश्चन जो है केसेस से था। इवन सीआईएसएफ का जो एसीएलडीसी एग्जाम है वहां पे भी एक क्वेश्चन आपका केसेस से देखने को मिला था। तो एक केस इंपॉर्टेंट है, इनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और कौन से केस का रिलेशन किसके साथ है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला केस है 44th अमेंडमेंट एक्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनर्वा मिल्स केस, तीसरा है आपका अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल, और चौथा है आपका केशवानंदा भारती केस, ठीक है। 4 अलग अलग केस है। तो इसमें पूछा है कि क्रोनोलॉजिकली इसको लगाओ भाई, पहले कौन सा केस हुआ था फिर कौन सा हुआ था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 1978 के अंदर पास हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट आपका मिनर्वा मिल्स केस जो है वो 1980 के अंदर पास हुआ था। और आपका अमेंडमेंट टू प्रियम्बल जो है ये 1976 के अंदर जो है आपका प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। और केशवानंदा भारती केस जो है 1973 का केस है। अब इसको जब हम क्रोनोलॉजी वाइज लगाएंगे तो सबसे पहले 1973 यानी कि चौथा ऑप्शन, फिर आपका तीसरा ऑप्शन, फिर आपका पहला ऑप्शन, फिर आपका दूसरा ऑप्शन, ऐसे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केसेस के बारे में। सबसे पहले 1973 का केशवानंदा भारती केस, ये केस जो है वो किस चीज के रिगार्डिंग है, ये केस है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इस चीज के रिगार्डिंग है दोस्तों। फिर आपका आता है दोस्तों 1976 का प्रियम्बल टू अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था आपका, इस अमेंडमेंट के अंदर आपका हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था दोस्तों, इसमें ऐड किया गया था कुछ वर्ड्स
कौन कौन से वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए थे? वो ऐड किए गए थे आपके सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। ये वर्ड जो है आपके प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए थे दोस्तों। फिर आपका आता है 1978 का 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर जो है एक और वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी दोस्तों, इंटेग्रिटी, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली टाइम जब प्रियम्बल को जो है अमेंड किया गया था। एक ही बार प्रियम्बल को जो अमेंड किया गया था वो किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया था? इसके अंदर क्या हुआ था कुछ प्रोविजन थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के। इन प्रोविजंस के थ्रू जो है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर जो थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो है ये जो भी पावर आपने बढ़ाई है ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको हैम्पर कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजंस थे उनको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। ये थे आपके सारे के सारे केसेस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70th। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द प्रोसीजर और सब्सटेंस ऑफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि प्रोसीजर नहीं है या उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है जब हम अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। पहला है द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी लेड डाउन इन एनी हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो बिल होता है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर जो है प्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे आप देखोगे प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो बेसिक फीचर जो है उसका प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। हमें कोई प्रोसीजर वगैरह के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो है उसको हम अमेंडमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। इन द इवेंट ऑफ द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका होता है उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट सेशन आपका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स जो आपके होते हैं उसके अंदर आपका ज्वाइंट सेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे जो है प्रेसिडेंट बिल को जो है वीटो नहीं कर सकता है, उसको वो बिल पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है तो प्रेसिडेंट का एसेंट उसमें पहले लगता है, ठीक है। मतलब पहले उससे पूछ के ही जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द following best describe the remedy where a person can be commanded to perform some public duty when he she has refused to perform his duties, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी टोटल जो रिट होती है, टोटल 5 रिट है आपके यहाँ पे, ठीक है। पहली है आपकी इसी तरीके से कर लेते हैं मैंडामस, चलो आपको रिट्स याद करा देता हूँ सारी की सारी। दूसरी है आपकी प्रोहिबिशन, तीसरी है आपकी सर्टियोरी, चौथी है आपकी क्यू वारंटो, और पांचवी है आपकी हैबस कॉर्पस, ठीक है। अब ये जो है जनरली याद आपको जो है ये आपको नहीं रहती है, काफी बार ऐसा होता है एग्जाम में याद ही नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको याद करने की एक ट्रिक याद कर लो, CPM हेडक्वार्टर, ठीक है, HQ। तो सी से आपका हो गया सर्टियोरी, पी से आपका हो गया प्रोहिबिशन, एम से हो गया मेंडामस, एच से हो गया आपका हैबस कॉर्पस, क्यू से हो गया आपका क्यू वारंटो। अब बात आती है भाई ये तो चलो आप याद रख लोगे, नाम तो चलो कोई भी याद रख लेगा, इनको कैसे याद रखें, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने का बहुत ही प्यारा तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख देना सर मजा आ गया, ताकि इसी तरीके की ट्रिक मैं आपके साथ और भी शेयर करूं आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम कैसे इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं हैबस कॉर्पस से, ठीक है। हैबस में एच आता है आपका दोस्तों, एच। एच का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। सिंपल याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हैबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब इस रिट के अंदर क्या होता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है ना आपका डायरेक्शन देता है पब्लिक ऑफिशियल को, स्पेसिफिकली पुलिस को, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे भाई को अगवा कर लिया, मैं पुलिस के पास गया कि जी मुझे मेरा भाई नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ के ला दो, पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, ठीक है। मैं जाऊंगा सीधा कोर्ट के पास, कोर्ट के पास गया, मान लो मैं हाई कोर्ट के पास कि जी मेरे भाई को अगवा कर लिया है, मुझे मिल नहीं रहा है मेरा भाई और पुलिस वाले ढूंढ नहीं रहे हैं, तो हाई कोर्ट
पुलिस ऑफिशियल्स को क्या, कौन सी रिट इशू करेगी, वो करेगी आपकी हैबस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि भाई इसके भाई की बॉडी को जो है ढूंढ के लाओ। अब ऑब्वियसली है, या तो वो जिंदा हो गया जिंदा होगा, या फिर वो कहीं अगवा होके कुछ कर दिया होगा उसका, ठीक है। तो बॉडी लाने के लिए जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंपेल करेगी पुलिस ऑफिशियल्स को। तो हैबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट रिट क्यो वारंटो, ठीक है। क्यो वारंटो को आप कैसे याद रख सकते हो, क्यों, क्यों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक ऑफिसर हूं, ठीक है, और ये रियलिटी में बताऊं, ये केस है बेसिकली, एक ऑफिशियल का जो केस है। इसमें क्या हुआ था, एक साध्वी है राधे माँ करके, आप जाके सर्च करना यूट्यूब पे, मे बी आप जानते हो इनको। ये जो है एक एसएचओ की कुर्सी पे जाके बैठ गए थे, ठीक है, और वहां पे जाके जो है वीडियोग्राफी इन्होंने की, फोटोग्राफी वगैरह की, कुछ ऐसा किया। तो कोर्ट ने इनको रिट इशू कर दी क्यो वारंटो की, ठीक है। क्यो वारंटो का मतलब होता है आपका किस अधिकार से, ठीक है। तो राधे माँ को रिट जब इन्होंने इशू की तो बोला कि आप किस अधिकार से, आपकी क्या अथॉरिटी है, व्हाट अथॉरिटी। क्यो वारंटो का मतलब होता है व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। किस अधिकार से आप एसएचओ की चेयर पे बैठे, जब आप एसएचओ हो ही नहीं तो आप बैठे ही क्यों। तो क्यों मतलब क्यों, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। सर्टियोरिटी का मतलब होता है सर्टेन करना, ठीक है, यानी कि जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगी कि भाई तो अपनी औकात से बाहर जा रहा है, अपनी पावर का जो है एक्सटेंडली यूज कर रहे हो, उसको अपना जो है कम कर दो, तो उसको सर्टेन कर दो, ठीक है। अपनी पावर का जो है कम यूज करो, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन में क्या होता है, जब कोर्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कोई काम करने से मना कर दे, ठीक है, कि भाई आपकी इस काम को करने की जुरिडिक्शन आपके नहीं है, आप इस काम को छोड़ दो और ये इलीगल है, ठीक है ना। उस केस के अंदर जो है प्रोहिबिशन की जो रिट है वो इशू की जाती है। फॉर एग्जांपल, हरियाणा पुलिस है, ठीक है, वो किसी केस में यूपी के अंदर चली गई मान लो, ठीक है। अब यूपी के क्षेत्र में हरियाणा पुलिस का क्या अधिकार है, खुद सोचो, कोई अधिकार नहीं है। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पे अधिकार होता भी है, लेकिन अननेसेसरी अगर वो यूपी के अंदर जाके कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, तो इस केस के अंदर जो है प्रोहिबिशन की रिट जो है उनके ऊपर लगाई जा सकती है कि आप अपने जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो आप इस काम को इलीगल है ये नहीं कर सकते, आपकी ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, ठीक है। फिर आपका आता है वन एंड द लास्ट मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। वी कमांड मतलब कोर्ट आपको कमांड दे रही है, एक डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। इस रिट के अंदर क्या होता है, इस रिट के अंदर कोर्ट जो है पब्लिक ऑफिशियल को बोलती है कि भाई अपनी ड्यूटी जो है ना आराम से कर लो, टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ठीक है, टू परफॉर्म योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से कर लो, और लीगली जो है आपका काम बनता है, आपने वो किया नहीं है, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो काम को, ये आपका काम है, इसको ढंग से कर लो। इस रिट को हम बोलते हैं मैंडामस, ठीक है। ये आपकी पांचों रिट है, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी ही होंगी, नहीं याद हुई है तो एक बार दोबारा से देख लो, कॉपी पेन पे लिख के देखो किस तरीके से आपको करना है, याद हो जाएगा, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ रेमेडी वेयर अ पर्सन कैन बी कमांडेड टू परफॉर्म द सम पब्लिक ड्यूटी विच ही शी रिफ्यूज टू परफॉर्म। सबसे पहले तो यहीं पे आ गया कमांडेड। कमांडेड मतलब वी कमांड, ये आ गया ना। वी कमांड मतलब हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करिए, ठीक है। कब देंगे आदेश हम, जब अगला सामने वाला ड्यूटी कर ही नहीं रहा है, रिफ्यूज कर रहा है उसको परफॉर्म करने से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैंडामस, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीएजी। सीएजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या नहीं है, अगर है तो कौन सा आर्टिकल जो है सीएजी के रिगार्डिंग मिलता है। तो सीएजी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है दोस्तों। सीएजी आता है आपका अंडर आर्टिकल 148, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, अंडर आर्टिकल 148 के अंदर आता है दोस्तों। काम क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑडिट करना। ऑडिट करना यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है, इसके अंदर कितना पैसा इनको अलॉट हुआ, कहाँ पे इन्होंने पैसा यूज किया, सही से किया नहीं किया, स्कीम्स में ढंग से पैसा लगाया नहीं लगाया, मिसयूज तो नहीं किया है, कोई घोटाला तो नहीं किया है, इन सब का ऑडिट जो है आपका सीएजी करता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑडिट करता है सीएजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है करेगा, उसके बाद ऑटोनोमस बॉडी जो है आपकी उनका भी करेगा, ठीक है ना, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उनका भी करेगा, तो इन सब के जो ऑडिट जो है आपका सीएजी करता है। उसके बाद
अभी करंट में जो है हमारे सीएजी वो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये हमारे करंट सीएजी हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ड्यूटी नहीं है सीएजी की। पहला है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द consolidated फंड ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दैट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही बात है जी। नेक्स्ट है आपका टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। फिर है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट और द एंड और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये काम सीएजी का नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जो प्राइवेट ऑडिट जो होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर के जो ऑडिट होते हैं वो तो सीएजी करता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऑडिट सीएजी नहीं करता है। प्राइवेट कंपनी अलग से जो है आपके ऑडिट्स करवाती है, बहुत सारी कंपनी है, डेलोइट वगैरह है, ये सब जो है आपकी प्राइवेट ऑडिट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 73rd है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप टू रिकमेंड चेंजेस इन द सेंटर स्टेट रिलेशन। भाई सेंटर स्टेट रिलेशन ऐसा हो गया है यूपीएससी सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में हर साल ही पूछ रहे हैं। 2023 में पूछ लिया, 2022 में पूछ लिया, 2021 में पूछ लिया, 2020 में भी पूछ लिया। इससे ज्यादा मतलब पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या लगा हुआ है यूपीएससी को, हर बार पूछ रहा है। सरकारिया कमीशन कितनी बार मैं बता चुका आपको, ठीक है ना। अब जो वर्मा कमीशन था वो आपका क्विकर ट्रायल के रिगार्डिंग था, ठीक है, ताकि जल्दी ट्रायल्स आपके खत्म हो जाए। यूसी बनर्जी कमीशन जो है आपका गोधरा राइट जो आपके हुए थे गुजरात में, उसके रिगार्डिंग था। कोठारी कमीशन जो है आपका एजुकेशन सेक्टर का है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर। और सरकारिया कमीशन आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज के रिगार्डिंग जो है आप इसको देख सकते हो, बहुत बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा डेफिनेटली, तो याद कर लेना इसे भाई, दिल से लगा के रखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। टोटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51 ए के अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, तो ये आपको याद रखनी है। याद रखनी कॉमन सेंस वाली है यार, कुछ तो वो तो आप डायरेक्टली चलते फिरते भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पार्ट के अंदर जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेंगी, पार्ट है पार्ट 4A के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आर्टिकल है आपका 51A, इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आर्टिकल 51A 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसमें टोटल ऐड हुई है अभी तक टोटल, ठीक है। पार्ट 4A है सरदार सवर्ण सिंह कमेटी है। अमेंडमेंट अगर पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये अभी हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके बाद एक और कमिटी, जो कमिटी कह रहा हूँ सॉरी, लास्ट का जो आपका ऐड हुआ था आपका 2002 के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी आपकी, 11वीं ड्यूटी 2002 के अंदर जो है आपकी ऐड की गई थी, जिसके अंदर जो है क्या ऐड किया गया था कि भाई पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है कि आपके बच्चों की जो एजुकेशन है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ये आपको जो है करवानी है उनकी। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू जो है ऐड इसमें किया गया था। तो 3-4 चीजें हैं जो आपकी इससे आती है फंडामेंटल ड्यूटी से, आपको याद रखना है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसमें। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहला है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, बिल्कुल सही बात है भाई, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान गीत जो भी है आपका, इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी। टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल देश के ऊपर जब कोई भी विपदा आएगी तो हम बिल्कुल तैयार है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू सेफगार्ड ऑल द प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही बात है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू ओन वंस ओन चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कभी भी यूपीएससी गेम आपके साथ खेलेगा तो वो क्या करेगा,
6 का यहाँ 7 कर देगा या फिर 5 कर देगा, यहाँ पे 14 की जगह 16 कर देगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे आपको बताया कि 6 से लेके 14 साल तक की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को दिलवानी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किस स्टेटमेंट में झोल है? इस स्टेटमेंट में झोल है। क्या झोल है? टू सेफगार्ड ऑल प्रॉपर्टी, नहीं, ऑल प्रॉपर्टी नहीं है भाई। आप दूसरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी की जाके रक्षा थोड़ी ना करोगे। हमें किस की रक्षा करनी है? वो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इजंट इट। अब मान लीजिए किसी का घर है प्राइवेट, उसके यार जाके मैं गार्ड थोड़ी ना बनूंगा, लेकिन कोई बस स्टैंड है, कोई रेलवे स्टेशन है, सरकारी संपत्ति है, उसका मेरा फर्ज है उसको प्रोटेक्ट करना। कोई अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। बहुत मेहनत लग रही है इन क्वेश्चंस को बनाने में दोस्तों, बहुत टाइम जा रहा है, बट वी विल ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल बिफोर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव ए